ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। फर्स्ट 3 कंडीशंस हम कर चुके हैं, जनरल कंडीशंस, और रिमेनिंग 3 कंडीशंस पहले करेंगे और फिर कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं कुछ, तो उसे भी हम डिटेल में फर्दर हम सीखेंगे। चलिए, फोर्थ कंडीशन सीखेंगे, एग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी। जो भी इशूअर है उसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा विद डिपॉजिटरी, और वो कैसे करना पड़ेगा वो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो यहाँ हम ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे। अब डिपॉजिटरी का क्या रोल है आपको पता होना चाहिए। डिपॉजिटरी का रोल, शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करना है, ठीक है। तो डिपॉजिटरी उसमें कंपनी को हेल्प करता है, कंपनी को सारा सिस्टम प्रोवाइड करता है। डिपॉजिटरी का अपना नेटवर्क होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का ऑल ओवर द कंट्री, तो उस नेटवर्क के थ्रू शेयर्स को डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है। तो एग्रीमेंट करना है डिपॉजिटरी के लिए, तो इशूअर शैल एंटर, आप इस बात को यहाँ ब्रीफली लिख लीजिए। इशूअर शैल एंटर into an agreement with a depository for dematerialization जिस बच्चे को डीमेटेरियलाइजेशन पर डाउट हो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं आपके डाउट को बिल्कुल एवेपोरेट कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ, क्योंकि बच्चे अगर यहाँ पे हम डीमेटेरियलाइजेशन बताएंगे तो ये वाली क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जो यहाँ के कंटेंट हैं उन्हें कम इम्पोर्टेंस मिल जाएगी। Issuer shall enter into an agreement with a depository for dematerialization of specified securities proposed to be issued or already issued, यानी जो शेयर्स इशू कर चुका है उसके लिए भी और जो करने जा रहा है उसके लिए भी। फिफ्थ पॉइंट बहुत टेक्निकल है, फुली पेड शेयर्स की बात करेंगे। जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स की बात हो रही है, ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग शेयर्स की बात हो रही है, बस ये बात याद रखना। ब्रीफली लिख लो फिर समझाता हूं। ऑल एग्जिस्टिंग मतलब इशू से पहले जो शेयर इशू हो चुका है, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टली पेड शेयर्स, all existing partly paid shares of the issuer have either been fully paid up or forfeited। या तो वो all existing partly paid up shares of the issuer have either been fully paid up, या तो वो fully paid up हो जाए या वो forfeit हो जाए, इन दोनों में से एक काम करना है, ठीक है। देखो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपकी कैपिटल होती है, कोरस्पोंडिंग एसेट्स होते हैं। आप इसमें
कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं। क्यों कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं? क्योंकि आपको बिजनेस करने के लिए ज़्यादा एसेट्स चाहिए। भाई पहले जो ऑलरेडी कैपिटल आपने इशू कर रखी है उसे तो पेड अप कर लो, वो तो अभी पार्टली पेड अप है और आप और शेयर इशू करने की बात करते हैं। तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उनमें से दो काम आपको उनके साथ करना है, उनकी दो ट्रीटमेंट होनी चाहिए ज़रूर। दो ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? तो जितने भी पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, ठीक है, जितने भी क्या हैं पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, उनकी दो ट्रीटमेंट क्या करनी है? ऑल एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स जो हैं, ठीक है, आइदर बीन फुली पेड अप, या तो उसे फुली पेड अप कर लो या उसे फॉरफिट कर लो। एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स को या तो फुली पेड अप कर लो या उसे फॉरफिट आप कर लो, तो जाके आपको हम फर्दर शेयर इशू करने की परमिशन देंगे, फर्दर शेयर इशू करने की इजाज़त आपको मिलेगी। तो ये तो थी कंडीशन नंबर 5, और अब हम करेंगे कंडीशन नंबर 6। आइए, कंडीशन नंबर 6, फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। फर्म पहले नोट कर लीजिए, फिर समझाता हूं क्या है ये फर्म अरेंजमेंट। फर्म का मतलब है निश्चित, पक्का। अरेंजमेंट मतलब किसी चीज को अरेंज करना, और फाइनेंस, फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो इशूअर के लिए एक ऑब्लिगेशन है यहाँ पे, इशूअर shall make, issuer shall make confirm arrangements of finance, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? थ्रू, THROUGH, थ्रू वेरीफाइबल, वेरीफाइबल, वेरीफाई, जिसे वेरीफाई कर सकें, जिसे हम चेक कर सकें, उसे बोलते हैं वेरीफाइबल। एक एक वर्ड का मतलब बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनो, बहुत ही कम लोगों को यहाँ इस क्लोज की समझ में आती है। इशूअर शैल मेक फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल, वेरीफाइबल मतलब से भी उसे वेरीफाई कर सके। मीन्स, मीन्स मतलब साधन, यानी ऐसे साधन होने चाहिए जहां से आप फर्म कंफर्म अरेंजमेंट आपके पास हो पैसे की। मीन्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स 75%, आप ध्यान से नोट कर लीजिए, ऑफ द स्टेटेड मीन्स। स्टेटेड मीन्स का मतलब जितना पैसा आपको चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। स्टेटेड मीन्स, जो स्टेटेड मीन्स हैं आपको, जो आपने कहा कि हमें इतना प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, उसका 75% आपके पास वेरीफाइबल जगह से फर्म अरेंजमेंट हो, कंफर्म अरेंजमेंट हो आपके पास, तो जाके हम आपको इशू करने देंगे। 75% ऑफ द स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ। और इसमें क्या चीजें एक्सक्लूड करोगे? इस 75% में क्या चीजें एक्सक्लूड करोगे? द अमाउंट टू बी रेज्ड, अमाउंट टू बी रेज्ड थ्रू द proposed issue, थ्रू द proposed issue, ठीक है। proposed issue और right issue और right issue, तो एक बारी इस लैंग्वेज को मैं
आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर आपके सामने है। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, एक बार इसे आप कूल माइंड से पढ़ भी लीजिए। फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देके, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देके आपको ये बात समझाने की कोशिश भी करता हूँ। ठीक है, शाबाश बेटा। आइए इसे भी हम एक बारी कर लें, एक एग्जाम्पल देंगे इसका। शाबाश बेटा। आइए, आई थिंक आपको मैंने 1 मिनट पढ़ने के लिए दिया है इसका। आइए हम इसे फर्दर, हम इसे एक बारी, 2 वर्ड और रह गए हैं इसके लिए, वो भी लिख लें। और थ्रू, लास्ट में बस ये 2-3 वर्ड और रह गए हैं, ये भी लिख लीजिए। और थ्रू एग्जिस्टिंग existing identifiable existing is an identifiable internal occurrence। क्या मतलब है इस बात का? आइए, आप इस बात का क्या मतलब है मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा, ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। नोट कीजिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी, मान लीजिए इफ अ कंपनी वांट्स टू रेज रुपीज 100 करोड़, एक कंपनी 100 करोड़ रेज करना चाहती है फाइनेंस फॉर अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए कितना स्टेटेड मींस कितना है? अब यहाँ स्टेटेड मींस यूज आया तो 100 करोड़ इज द स्टेटेड मींस। ठीक है, इट कैन गो फॉर, इट कैन गो फॉर अ पब्लिक इशू, ये पब्लिक इशू के लिए जा सकती है टू द एक्सटेंट ऑफ, टू द एक्सटेंट ऑफ ₹25 करोड़। ठीक है, और बैलेंस 75 करोड़ कहां से आएगा? एंड बैलेंस 75 करोड़ ये कहां से आएगा? ये आएगा जी, शुड बी टाइड अप, शुड बी टाइड अप, शुड बी टाइड अप आइदर थ्रू, ठीक है, आइदर थ्रू मीन्स ऑफ टर्म लोन, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, अंडर राइटिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट, ईसीबी, एफडीआई। और इस चीज के लिए आपको कंफर्म अरेंजमेंट करने हैं विच कुड बी वेरीफाइड बाय सेबी। तो आप नोट कीजिए, इस पूरे एग्जांपल को नोट कीजिए। बैलेंस ₹75 करोड़ शुड बी टाइड अप आइदर थ्रू मीन्स ऑफ टर्म लोन, मीन्स ऑफ टर्म लोन, promoter contribution, underwriting, private placement,
ECB external commercial borrowing FDI confirmed confirmed मतलब firm, ठीक है। arrangement should have been made, firm arrangements should have been made। ये मैं इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिक्स्थ को, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये 6 पॉइंट के नीचे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मतलब क्या है, ये जो 6 पॉइंट में कहा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो शाबाश, आप ध्यान से इस बात को समझेंगे। confirm firm arrangement should have been made which can be verified by SEBI। वेरीफाइबल वर्ड यूज किया ना, तो उसका मतलब है which can be verified by SEBI। the arrangement should be for 75%। अब जो अरेंजमेंट करना है वो कितना करना है, वेरीफाइबल मीन से 75% ऑफ स्टेटेड मीन्स जितनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी आपकी बेटा, मीन्स, ठीक है। स्टेटेड मीन्स मतलब फाइनेंस रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थी, जो भी आपने कहा कि मुझे इतना पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपने कहा मुझे 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसका 75% आपको फर्म अरेंजमेंट के थ्रू जुटाना पड़ेगा। एंड फर्दर लास्ट में हमने लास्ट लाइन जो ऐड की इसमें, इट शुड नॉट इंक्लूड द अमाउंट टू बी raised through 3 अमाउंट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। नंबर 1 पब्लिक इशू, नंबर 2 राइट इशू, और तीसरा इंटरनल एक्रूअल्स। ये 3 चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। ये मैंने इसका इंटरप्रिटेशन किया बेटा, जो 6th क्लोज था, 6th कंडीशन थी, उसका मैंने इंटरप्रिटेशन किया। तो अब तक हमने 6 कंडीशंस की हैं। आइए एक बारी इन 6 कंडीशंस को मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। आज के इस सेशन में हमने जर्नल कंडीशंस की हैं फॉर पब्लिक इशू और राइट इशू। तो इन जनरल कंडीशंस को हमें फॉलो करना है। तो पहली बात, नॉट डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय सेबी। कुछ लोग जो इशूअर से जुड़े हुए हैं वो डिवार्ड नहीं होनी चाहिए, यानी सेबी ने उन्हें ना रोका हो, ठीक है जी। और ये दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, इशूअर्स ऑफ कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट अगर डिफॉल्ट हैं, ठीक है, इशूअर्स ऑफ कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए केस है नोट इन द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स। जो इशूअर है वो विलफुल डिफॉल्टर के उसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है बेटा। जो इशूअर है वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, और डिफॉल्ट को हमने यहाँ पे परिभाषित करने की कोशिश करी है। शाबाश बेटा। और आगे हमने क्या पढ़ा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन करनी है। एक से ज़्यादा में कर सकते हो, एक से ज़्यादा में कर रहे हो तो फिर डीएससी बतानी पड़ेगी कि डीएससी कौन है, और अगर एक में कर रहे हो तो उसकी नेशन वाइड ट्रेडिंग होनी चाहिए। ये तीसरी बात थी। और फोर्थ कंडीशन यहाँ पर थी कि एग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी, डीमेटलाइजेशन के लिए आपको डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। ये बात हमें समझ में आई। और पांचवी बात थी शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप।
और लास्ट पॉइंट था कि कितना पैसा प्रोजेक्ट का पब्लिक से आप रेज कर सकते हो और कितना पैसा फर्म अरेंजमेंट फ्रॉम वेरीफाइबल मीन्स से आपको जुटाना पड़ेगा। तो ये 6 कंडीशंस देखी और इन कंडीशंस को आपने लिखना है, याद करना है। और अभी ये 6 कंडीशंस पे हमारी चर्चा ख़त्म नहीं हुई है। अभी हम इसमें ये देखेंगे कि किस वक्त कंप्लायंस करना है, किस मोमेंट पर चेकिंग होगी कि आपने ये 6 कंडीशंस पूरी कर ली हैं। ठीक है, नंबर 1 चीज़। फिर बेटा यहाँ पे डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है, ये भी आपको डिटेल में हम बताएंगे। और शाबाश बेटा। और इसमें हम बताएंगे कि दो तीन बातें और भी इसमें हैं, जैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस क्या होता है, अगर आप वारंट्स के थ्रू शेयर इशू करना चाहते हैं तो वो क्या है। तो ये सब बातें और भी हैं इन जनरल कंडीशंस के साथ। तो पहले मैं तो ये चाहूँगा कि आप इन जनरल कंडीशंस को अच्छे से कर लें, लर्न कर लें, लिख लें, याद कर लें, अपने डाउट्स क्लियर कर लें। और फिर कुछ 5 पॉइंट और हैं इनके ऊपर, वो इन सब के लिए कॉमन हैं। ठीक है, इनमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, तो टाइम ऑफ कंप्लायंस वगैरह हम देखेंगे, डीएसआई की डेफिनेशन देखेंगे, और जीसीपी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का भी हम डेफिनेशन यहाँ पे आपको बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये सब पॉइंट्स हमें करने हैं अभी। तो आज के इस सेशन के लिए